नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह आपका दोस्त और होस्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 3 पॉइंट पर बेसिकली बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जनरल एडमिशन नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट 2024-25 के लिए। नंबर 2 पॉइंट है ईडब्ल्यूएस एडमिशन क्लास नर्सरी, केजी और फर्स्ट के लिए 2024-25 का। उसमें ईडब्ल्यूएस के साथ हम डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की भी बात करेंगे। क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इंटाइटलमेंट क्या है, किस तरीके से फॉर्म भरवाएं, क्या क्या सावधानियां रखें, ये सारी बात करेंगे। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और नंबर 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप स्कीम एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट के लिए, जिनके कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली के बने हुए हैं उनके लिए। और ये क्लास 1 से लेके 12 क्लास तक के लिए अप्लीकेबल होते हैं। और नर्सरी केजी के बच्चे इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होते हैं और इंटाइटल नहीं होते हैं। ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट के सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 3 अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें नॉर्मली लोगों के माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो हम 3 अलग अलग पॉइंट को सेपरेट बात करेंगे। और ये हम अलग अलग बात इसलिए करेंगे ताकि आप किसी एक पॉइंट को दूसरे से कनेक्ट ना करें। इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 पे, जनरल एडमिशन रजिस्ट्रेशन की। जो जनरल एडमिशन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 23 नवंबर 2023 से खुला है। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। इसमें आप स्कूल के साइट पे या तो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप स्कूल में विजिट करके ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं। तो चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, चाहे आप ऑफलाइन फॉर्म भरें, ये स्कूल में भरे जाते हैं फॉर्म। स्कूल के वेबसाइट पे या तो भरे जाते हैं या फिर स्कूल विजिट करके स्कूल में जाके फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें एडमिशन में बच्चों का क्या एज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने नर्सरी एडमिशन 2023-24 का एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उसको देख लें ताकि आपको ये एज और उससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद स्कूल सेलेक्ट कैसे करें, उसके लिए एक अलग वीडियो बना रखा है। स्कूल जब आप विजिट करने जाएं तो विजिट में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, किस किस पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है, और उन चीज़ों पे आप डिस्कशन कर पाएँ, आप चीज़ों को समझ पाएँ, वो सारी चीज़ें वो वीडियो देख के आपने समझ लेना चाहिए। और फिर आपने स्कूल विजिट करना चाहिए। स्कूल विजिट करके फॉर्म भरेंगे तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी इंक्वायरी वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। आप अपनी इंक्वायरी वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको इस बारे में पूरी जानकारी एडमिशन काउंटर से मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों में अभी कन्फ्यूज़न है कि ये जनरल वाला एडमिशन है कि ईडब्ल्यूएस वाले एडमिशन है, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो क्या है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जनरल क्लास के एडमिशन है। जो नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन है, इसमें नर्सरी, केजी, फर्स्ट तीनों क्लास के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा के सबमिट करवा सकते हैं। और ये जनरल क्लास के एडमिशन है। जनरल क्लास का एडमिशन उसको बोलते हैं जिसमें आप जब एडमिशन लेंगे तो आपकी फीस जमा होती है और हर महीने आपको एक पर्टिकुलर फीस देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि जो फीस होती है वो रफली कितनी होती है। जो रफली फीस बजट फीस मानी जाती है वो है 3,000 से लेके 5,000-5,500 रुपये तक। अगर किसी स्कूल का फी स्ट्रक्चर 3,000 से लेके 5,000-5,500 रुपये तक है तो वो कंफर्टेबल माना जाता है। और इतना फीस कम से कम चाहिए होता है स्कूल में जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो फैसिलिटी देने के लिए। इतना फीस
ज़रूरी होता है, तभी स्कूल अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में खर्चे होते हैं थोड़े बहुत। तो जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल होते हैं उनके फीस 3,000 से 5,500 रुपये तक जस्टिफाइड होते हैं। इसके बाद जब आप स्कूल सेलेक्ट करें तो इसमें आप फी स्ट्रक्चर को माइंड में रखें कि आपके लिए ओवर बजट ना हो। ओवर बजट स्कूल कई सारे हैं जो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 महीने की फीस है। क्लास नर्सरी, केजी, फर्स्ट के लिए इतने इतने फीस वाले स्कूल भी हैं। तो सवाल ये है कि आपने एक्साइटेड होके एडमिशन नहीं कराना। मेरी सलाह तो यही है कि एक्साइटेड होके एडमिशन नहीं कराना। उससे क्या होगा, 2-4 महीने तो आप अरेंज कर भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद आपका घर का बजट बिगड़ जाएगा, स्कूल का फीस देने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या होता है, बच्चों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है और उस स्कूल में आप ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा दूर का स्कूल है, बस में आना है जाना है, बहुत ज़्यादा दूर का स्कूल है तो प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को। खास करके मैं अभी फोकस सिर्फ नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा दूर स्कूल हो तो बच्चे थक जाते हैं और वो फिर थोड़े दिनों बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं वो तो गलती हो गई। तो सिर्फ इतना है कि आप स्कूल सेलेक्ट करें तो सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखें। जो पहले वीडियो में मैंने बना रखा है उसको आप देखें। स्कूल सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, और एज, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में भी मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में एज, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में भी आप जानकारी लें और इन जानकारी के साथ अपने बजट को देखते हुए आप स्कूल सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्टेबल बजट में अगर आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो बच्चा आराम से कंटिन्यूअसली पढ़ पाएगा। तो ये तो हो गई जनरल क्लास। अभी जो जनरल क्लास एडमिशन की बात हो रही थी वो ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है EWS एडमिशन। जैसा कि अभी हमने बात किया पॉइंट 1 में, जनरल एडमिशन जो फॉर्म स्कूल के साइट पे भरे जाते हैं, स्कूल के वेबसाइट पे या स्कूल में जाके भरा जाता है, वो जनरल का फॉर्म होता है। अब पॉइंट नंबर 2 में जो हम बात करेंगे EWS एडमिशन की, तो EWS एडमिशन के फॉर्म स्कूल के साइट पे नहीं भरे जाते, स्कूलों में जाके नहीं भरे जाते, ये भरे जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साइट पे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली सरकार की साइट है ये, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उस पे भरे जाते हैं। जो EWS एडमिशन की बात है उसके अंदर अभी वो फॉर्म नहीं खुला हुआ। ये फॉर्म 1 महीने में खुले, 1.5 महीने में खुले, जब भी खुले तो मैं आपको फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि EWS के फॉर्म खुल गए हैं। आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि फॉर्म खुले तो टाइमली आपको पता चल जाए और आप EWS के फॉर्म भर पाएँ। अब उसमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब हम बात करें लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर क्या किया था, गवर्नमेंट ने बच्चों का आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया था। उसमें बच्चों का अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, इसलिए उसमें इस बार कुछ चेंज हुआ है। इस बार बच्चों के जगह पे शायद फादर और मदर का आधार कार्ड कंपलसरी किया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चे का आधार कार्ड और फादर मदर का आधार कार्ड तीनों ही अपडेट करा के रख लें। अभी टाइम है, अभी महीने 1.5 महीने बाद ये फॉर्म खुलेंगे और जब फॉर्म खुलेंगे तब ये भरा जाएगा। तो तीनों के आधार कार्ड आप अपडेट करा के रख लें। उसके बाद इसमें एडमिशन का जब फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। यही तीनों के पहले तो आधार कार्ड चाहिए होंगे, बच्चे का, फादर का, मदर का, और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली का हो, अगर नहीं है आपके पास तो आप प्रिंट निकलवा के रख लें, बनवा के रख लें।
ताकि आपकी तैयारी पूरी रहे। और इसके बाद अब इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक तो EWS कैटेगरी, दूसरा होता है DG कैटेगरी और तीसरा होता है CWSN कैटेगरी। EWS कैटेगरी में क्या है कि आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसमें आपका इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और 1 लाख रुपए से कम होने का जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वो कम से कम SDM या तहसीलदार लेवल से इशू होना चाहिए। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के SDM ऑफिस से जाके आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है। या फिर अगर आपके पास राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी वाली है, फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड उसको बोलते हैं जो क्रेडिट कार्ड टाइप का होता है। फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि आपको इसके बाद भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो आप टेंशन ना लें, आप राशन कार्ड के बेस पे फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते वो राशन कार्ड कंटिन्यूअस रनिंग में होना चाहिए। यानी कि उस राशन कार्ड पे अगर आपको राशन मिलता है फिलहाल तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप राशन कार्ड के बेस पे फॉर्म भर सकते हैं या फिर इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा के फॉर्म भर सकते हैं EWS का। अगर आपके पास कोई और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास राशन कार्ड वैलिड राशन कार्ड है तो इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वैलिड राशन कार्ड नहीं है तो आप एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें और उसके बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और जब फॉर्म खुलेंगे तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जिस टाइम ये वीडियो बने आपको पता लग जाए। इसके बाद इसमें EWS के साथ साथ दूसरी कैटेगरी होती है DG कैटेगरी। DG कैटेगरी में क्या है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट SC का हो चलेगा, ST का हो तो भी चलेगा, OBC का हो तो भी चलेगा, लेकिन ये दिल्ली का बना हो तो आपका तभी आप इसकी सुविधा ले सकते हो। दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि फादर का कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं बना हुआ लेकिन आप दिल्ली में रहते हो, आपके पास अपना घर है, बिजली का बिल है अपना, तो आप जल्दी से अपने बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, वो 28 दिन में बन के आ जाता है। आप बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन करा सकते हो। तो अभी आपके पास टाइम है, एक 1.5 महीने का मेरा ख्याल है टाइम है, अभी 1-आध महीने तो लगेंगे ये फॉर्म खुलने में। तो आप बच्चों की कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें और वो बनवा लें। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन जाता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या आपका बन के आ जाता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें एक तीसरा कैटेगरी होता है CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड में मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ही वैलिड हैं। इसमें आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो वैलिडिटी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही CWSN का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो वैलिड होगा और उसके बेसिस पे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, ये फॉर्म किसी स्कूल के साइट पे नहीं भरे जाते, ये फॉर्म डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साइट पे भरे जाते हैं, यानी कि एजुकेशन ऑफिस के साइट पे भरे जाते हैं। यानी कि ये साइट दिल्ली गवर्नमेंट की होती है, यानी कि गवर्नमेंट के साइट पे भरे जाते हैं। ये फॉर्म किसी स्कूल के साइट पे नहीं भरा जाता है और ये साइबर कैफे में जाके फॉर्म भरवाए जाते हैं। और इसके अंदर जो नंबर दिए जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर, अपना फ़ोन नंबर दिया जाता है, उस फ़ोन नंबर का बड़ा ध्यान रखें। वो फ़ोन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि करीबन 30-32 हज़ार सीट होती है पूरी दिल्ली में। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली में 30-32 हज़ार के आसपास की सीट होती है, हो सकता है 33 हज़ार भी हो।
तो 32-33 हज़ार सीट है, लेकिन इनमें जो फॉर्म भरे जाते हैं वो करीबन 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो 1.5-2 लाख जब वो फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहली लिस्ट जिस टाइम फॉर्म भरना बंद हो जाएगा उसके 1 महीने 15 दिन के बाद वो पहली लिस्ट आ जाती है। पहली लिस्ट की जब एडमिशन शुरू होंगे, एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद उसमें अगर सारे सीट नहीं भरे स्कूलों के तो फिर दूसरी लिस्ट आती है। तो जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। दूसरी लिस्ट 3 महीने बाद ही आती है। अब 3 महीने बाद अगर आपने जो आपने फॉर्म भरते टाइम में नंबर रजिस्टर्ड करवाया है, वो रजिस्टर्ड नंबर अगर आपका बंद हो गया तो फिर आपके नंबर पे मैसेज नहीं आएंगे। अगर स्कूल कांटेक्ट करना चाहेगा तो आपका वो नंबर बंद होगा तो स्कूल भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में अगर आपका नाम 3 महीने बाद सेकंड लिस्ट में आ जाता है, या फिर उसके 2 महीने बाद थर्ड लिस्ट में नाम आ जाता है, या फिर उसके 2 महीने बाद फोर्थ लिस्ट में नाम आता है, या उसके 2 महीने बाद फिफ्थ लिस्ट में नाम आता है, तो स्कूल भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके नंबर तो बंद हो गए। कई बारी एड्रेस फॉर्म भरते टाइम लोग घर का एड्रेस पूरा नहीं लिखते, कॉलोनी का नाम लिख दिया, एरिया का नाम लिख दिया और दिल्ली लिख दिया, तो स्कूल आपको घर पे भेज के भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म ना भरें। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप EWS, DG या CWSN का फॉर्म भर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने नज़दीक के साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाएं और अपना वो फ़ोन नंबर दें जो आपका परमानेंट फ़ोन नंबर हो, जिसको आपने बंद नहीं करवाना, कम से कम 1 साल बंद नहीं करवाना। 1 साल आपने वो नंबर कंटिन्यू रखना है, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर दें ताकि जब आपका नाम आ जाए तो कम से कम स्कूल वाले आपको कांटेक्ट कर पाएं। क्योंकि हर स्कूल आपको फ़ोन करेगा ही करेगा, जिसके पास आपका नाम जाएगा वो स्कूल आपको फ़ोन करता ही करता है, नॉर्मली तो फ़ोन करते हैं। और जिस दिन आपका नाम ड्रॉ में आएगा उस दिन दिल्ली सरकार आपको एक मैसेज भी भेजती है कि आपका नाम इस स्कूल में भेजा गया है, आप उस स्कूल में जाके कांटेक्ट करें। और EWS एडमिशन के लिए आपको किसी स्कूल में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने EWS का वो फॉर्म भरना है। अब मैंने साइबर कैफे से फॉर्म भरने के लिए क्यों रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि फॉर्म में कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, कई बारी फ्री के चक्कर में अपने जानने पहचानने वालों से फॉर्म भरवा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे फादर मदर का नंबर लिखना चाहिए, जहाँ पे आपका परमानेंट नंबर लिखना चाहिए, वहाँ पे कोई टेम्पोररी नंबर लिख देते हैं और आपका नाम आ भी जाए तो उस केस में भी आपका एडमिशन आपको नहीं मिल पाता है। और जो भी आप इंफॉर्मेशन दें उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल सही से भरें। अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई भी इशू आ गया, डेट ऑफ बर्थ उस फॉर्म में गलत आपने भर दिया तो नाम आने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। अगर जो आपने नाम बच्चों के नाम में, अब जैसे नाम और सरनेम अगर आप दोनों लिखते हो बच्चे का, तो फॉर्म में भी पूरा नाम और सरनेम लिखें। बच्चे का आधार कार्ड में जैसे नाम लिखा हुआ है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर अलग अलग डिफरेंस होगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, नाम आने के बाद भी आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी उन सब चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप एक बार वो फॉर्म भर देंगे तो उसमें करेक्शन कोई नहीं कर सकता, उसमें करेक्शन आप नहीं कर सकते, जिस स्कूल में नाम जाएगा वो स्कूल नहीं कर सकता। अगर आप भाग के एजुकेशन ऑफिस जाएंगे तो एजुकेशन ऑफिस भी करेक्शन नहीं कर सकता, कोई भी उसमें करेक्शन नहीं कर सकता, तो उसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुद R&D ना करें तो अच्छा है और फ्री में फॉर्म भरवाने के चक्कर में ना रहें। अगर 100-200 रुपये साइबर कैफे वाला लेता है तो वो आपका काम अच्छा करके देता है, क्योंकि उसको ये नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। वो फॉर्म भरने की तो छोड़ो, वो अपने एक्सपीरियंस के पैसे ले रहा है। अगर 100-200 रुपये दे के फॉर्म आप भरवा रहे हो और समय पे वो आपके काम आ रहा है, जो बच्चा आपका भी नर्सरी, KG या फर्स्ट, जहाँ पे भी आपको EWS में एडमिशन मिलता है, 8 क्लास तक बच्चा पढ़ता है, तो बहुत फ़ायदा है। उसके लिए 100-200 रुपये खर्च किए जा सकते हैं। इस चक्कर में, फ्री के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। दूसरी चीज़, जो EWS वाले एडमिशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं,
उसके अंदर आपका बुक्स और यूनिफॉर्म भी स्कूल फ्री में देता है। उसमें 1 मार्च के आसपास, एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद, 10 दिन ऊपर नीचे मान के चलो जो मैं डेट बता रहा हूँ, 1 मार्च से 10 दिन पहले या 1 मार्च के 10 दिन बाद, नॉर्मली इस 20 दिन के ड्यूरेशन में स्कूल आपको समर का एक यूनिफॉर्म देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बुक्स सारे आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और विंटर का यूनिफॉर्म आपको एक बार 1 नवंबर के आसपास, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में, 1 नवंबर के आसपास 10 दिन आगे पीछे आपको एक विंटर का यूनिफॉर्म मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे स्कूल वाले देते हैं, बशर्ते आपने स्कूल के रूल रेगुलेशन को भी फॉलो करना है। ये नहीं कि जब आपका मन करे जब हम जाएंगे जब स्कूल को देना चाहिए। स्कूल के भी कुछ रूल रेगुलेशन, टाइम टेबल, डेट अलॉटेड होते हैं, वो अपने फिक्स डेट एंड फिक्स टाइम पे आपको बुक्स यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे मार्च में हो या फिर विंटर यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं नवंबर में। तो आपको स्कूल के रूल रेगुलेशन मानने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल भी, हम तो स्कूल का रूल रेगुलेशन मानेंगे नहीं, बस हम जो कह रहे हैं बस वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपको बड़े प्यार से बात करना चाहिए स्कूल में जाके भी, और अपना काम करना है। अपने काम के लिए सामने वाले को रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। सिंपल है। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट से ही बात करेगा। तो आपने बात भी अपने बिल्कुल तहजीब के साथ करना चाहिए। और आपको सारे स्कूल देते हैं, बशर्ते उनकी जो छोटे छोटे से रूल रेगुलेशन होते हैं, बस आप उनको मानते हुए दिखते रहिए कि आप ये रूल रेगुलेशन मान रहे हो, और उनको मानते रहो, उनको रिस्पेक्ट देते रहो, वो भी आपको पूरा रिस्पेक्ट देंगे। आप इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2, जो हमने EWS, DG और CWSN की बात करनी थी, ये कंप्लीट हो गई। इस एडमिशन का और जनरल एडमिशन का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। जनरल का एडमिशन स्कूल के वेबसाइट पे और स्कूल में जाकर फॉर्म भरे जाते हैं, और EWS के फॉर्म सरकारी साइट पे भरा जाता है, उसको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साइट पे भरे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में है स्कॉलरशिप स्कीम। स्कॉलरशिप स्कीम में ये SC, ST, OBC स्कॉलरशिप स्कीम बोलते हैं, जो दिल्ली सरकार की स्कीम होती है। उसमें अगर आपके पास SC, ST या OBC का सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ है, दिल्ली का बना हुआ यानी कि SDM ऑफिस से अगर आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ है और दिल्ली का बना हुआ है, तो ये इसमें स्कॉलरशिप के बहुत सारे स्कीम्स हैं, वेरियस स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम होती है इसके अंदर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम होता है वो है ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट स्कीम। ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट स्कीम क्या है? जो आप स्कूल में फीस जमा करते हो, ये ध्यान रखो, जो आप स्कूल में फीस जमा करते हो, ट्यूशन फीस, पहली बात, ट्यूशन फीस जो आप हर महीने स्कूल में जमा करते हो, सपोज करो, फॉर एक एग्जाम्पल फिगर मैं ले रहा हूँ, अगर आप स्कूल में 3,000 रुपये की मंथली फीस देते हो, तो 3,000 इंटू 12 यानी कि 36,000 रुपये आपका क्लेम कर सकते हो आप दिल्ली सरकार से। और दिल्ली सरकार का ये इस स्कीम का नाम है SC, ST, OBC स्कॉलरशिप स्कीम। इसके अंदर ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट स्कीम, SC, ST, OBC स्कॉलरशिप स्कीम में मान लो 6-7 तरह के 8 तरह की स्कीमें हैं, लेकिन हम 6-7 तरह 8 तरह की स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट की बात कर रहे हैं। जो ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट होती है, अगर आपके स्कूल की ट्यूशन फीस 2,500 रुपये का है, तो 2,500 इंटू 12 यानी कि 30,000 रुपये का आप क्लेम भरेंगे जनवरी के महीने में, और वो 8-10 महीने बाद आपके खाते में आ जाता है। इसमें बाकी और सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। अब हम पहले बात करें कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन नहीं भर सकता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको ऑफिस से मिलता है। गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अनाउंस के लिए आपको 28,000 रुपये साल का देते हैं। उसके बाद आप इस
स्कॉलरशिप स्कीम को नहीं भर सकते, आप वो भरने के लिए इंटाइटल नहीं हो। दूसरी चीज़, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो इनकम टैक्स पेई कोई भी आदमी इस स्कॉलरशिप स्कीम को नहीं भर सकता, क्योंकि उनको वहाँ पे भी चिल्ड्रन एजुकेशन अनाउंस आप उसको एक्सपेंसेस में डाल के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस में डाल के आप उसका क्लेम ले सकते हो, तो इसलिए आप उसको नहीं भर सकते हो। ये जो स्कीम है ये वही लोग भर सकते हैं जिनकी साल की इनकम 3 लाख रुपए से कम है। अगर आपकी साल की इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ है उस केस में। उसके बाद आप चाहे अपने बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, चाहे प्राइवेट एडेड स्कूल हो, चाहे प्राइवेट अनएडेड स्कूल हो, चाहे प्राइवेट कोई भी स्कूल हो, आप उससे ले सकते हो रिइंबर्समेंट। उसका रिइंबर्समेंट आप दिल्ली सरकार से ले सकते हो, बशर्ते स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। रिकॉग्नाइज स्कूल उसको बोलते हैं जो दिल्ली सरकार से रिकॉग्नाइज होते हैं, एजुकेशन ऑफिस के थ्रू रिकॉग्नाइज होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज स्कूल बोलते हैं। रिकॉग्नाइज स्कूल में चाहे वो 5वीं तक का स्कूल हो, 5th क्लास तक का, चाहे वो 8वीं तक का स्कूल हो, 8th क्लास तक का, चाहे वो 10th तक का स्कूल हो, चाहे वो 12th तक का स्कूल हो, अगर वो दिल्ली सरकार का रिकॉग्नाइज स्कूल है, रिकॉग्नाइज स्कूल का एक आईडी नंबर होता है जो आप स्कूल में जाएंगे तो नॉर्मली आपको बोर्ड वगैरह पे लिखे हुए दिख जाएंगे, या फिर आप उनसे स्कूल आईडी पूछेंगे स्कूल से तो स्कूल वाले अपने स्कूल आईडी बता देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, एडमिशन फॉर्म हो, सब पे ऑलमोस्ट लिखा रहता है, स्कूल आईडी लिखा रहता है, उसको स्कूल आईडी करके। तो जिस स्कूल के पास स्कूल आईडी है वो रिकॉग्नाइज स्कूल है और उसका ट्यूशन फीस आप दिल्ली सरकार से क्लेम कर सकते हो। अब उसमें क्या होता है, दिल्ली सरकार का ये जो स्कीम है, इस स्कीम के लिए आपको जनवरी के आसपास फॉर्म भरना होता है। जनवरी में, फरवरी में ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। उसके डेट्स वगैरह आपको साइबर कैफ़े वाले बता देंगे। जो साइबर कैफ़े वाले EWS का फॉर्म भरते हैं सिर्फ उसी से भरवाएं, क्योंकि इसमें भी एडिट ऑप्शन नहीं होता है। जब आप एक बार फॉर्म भरने के बाद आप उसको सेंड कर देंगे तो सेंड करने के बाद आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, उसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता है। और फिर ये चूँकि फाइनेंशियल मैटर है, अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया और वो वेरीफाई नहीं हो पाया तो इसमें आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। इसमें अगर 25,000 की ट्यूशन फीस है तो आपको 2500 × 12 30,000 रुपये अपने सरकार से लेने हैं। अगर आपका स्कूल का फीस 3,000 रुपये है तो 3,000 × 12 यानी कि 36,000 रुपये आपने सरकार से लेने हैं। अगर आपके स्कूल की फीस 4,000 रुपये है महीने की तो 4,000 × 12 48,000 रुपये आपने सरकार से लेने हैं। लेकिन अगर 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में आपने गलत फार्म भर दिया तो ये आपका अप्रूव नहीं होगा, और अप्रूव नहीं होगा तो उस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सपीरियंस साइबर कैफे वाले से, जिसने पहले फॉर्म भर रखा हो, आप उससे पूछें पहले कि उसमें क्या क्या पेपर चाहिए। वो आपको पेपर बताएगा और कब भरा जाता है, वो आपको डेट बताएगा कब भरा जाता है, क्या किया जाता है। आप अपने घर के आसपास किसी भी साइबर कैफे से पूछ लें, जो भरता है उसको पता है, वो बताएगा आपको। और जब वो बताए तो आप उस फॉर्म को उससे भरवाएं। अगर वो नहीं बता सकता तो आप भी दूसरा साइबर कैफे ढूंढें जिसने फॉर्म भरा है, उसको एक्सपीरियंस होगा, वो सही जगह पे सही चीज़ें लिखेगा और फिर आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। ये कई लेवल पे वेरीफाई होते हैं। पहले तो स्कूल वेरीफाई करेगा, उसके बाद एजुकेशन ऑफिस वेरीफाई करेगा, उसके बाद SC/ST वेलफेयर ऑफिस वेरीफाई करेगा, उसके बाद ये बजट प्रोसेस में जाता है। फिर जब दिल्ली सरकार का बजट आता है तो फिर SC/ST वेलफेयर ऑफिस आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। उनका अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो जो पैसे आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, ट्यूशन फीस रिइंबर्समेंट स्कीम, और इसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी है। इसमें कम से कम आप ये लगा लो कि 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 जो भी आपके स्कूल की ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस × 12 जो हैवी अमाउंट है वो आपका दिल्ली सरकार आपके अकाउंट में रिइंबर्स कर देती है। बशर्ते आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बच्चे के नाम का बनवा के भरे तो आपका केस रिजेक्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हाथ के हाथ वेरीफाई हो जाते हैं। ऑनलाइन जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके नंबर डालने के बाद जब आप बच्चे का नाम और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मैच करेगा तो एकदम इमीडिएटली वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद
आधार कार्ड साइट से वेरीफाई हो जाता है, ये ऑनलाइन सब वेरीफाई हो जाते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे का नाम का एक माइनर अकाउंट चाहिए होता है। बच्चे का नाम का माइनर अकाउंट कोशिश करें कि उसके मदर के साथ ज्वाइंट खुलवा दें, या फिर आप फादर के साथ भी ज्वाइंट खुलवा सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मदर या फादर के साथ बच्चे का माइनर अकाउंट खुलेगा। वो माइनर अकाउंट बच्चे के आधार कार्ड के साथ अटैच होगा, इसको सीट बोलते हैं, सीट्स। जो बच्चे के आधार कार्ड के साथ आपका बच्चे का माइनर अकाउंट लिंक होगा तो वो आपका अकाउंट वैलिड है। दूसरी बात, आपने अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर देना है। वो पैसे तो उसमें आएंगे, बच्चा नहीं निकाल सकता, वो साइन तो पेरेंट के ही होंगे, लेकिन अकाउंट बच्चे के नाम से होगा। तो इसलिए बच्चे का नाम का एक तो माइनर अकाउंट खोलेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको चाहिए होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो दिल्ली का बना हो, SDM ऑफिस से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप EWS में भी फॉर्म भरते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यहाँ पे भी वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये EWS में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप कोई फीस नहीं दे रहे हो। अगर आप कोई फीस दे नहीं रहे हो तो आपको सरकार कुछ रिम्बर्स नहीं करेगी। तो जहाँ पे आप फीस दे के बच्चे को पढ़ा रहे हो, सिर्फ आप वहीं पे स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो। और जो अमाउंट आप स्कूल को एज ए ट्यूशन फीस दे रहे हो, स्कूल आपको उसकी रसीद देता है। तो मंथली रसीद को छोड़ के एक साल में पूरे साल की 12 महीने की रसीद बनवाई जाती है, क्योंकि जब आप क्लेम करेंगे तो 12 महीने के अमाउंट का करेंगे ना क्लेम। मैं अभी एग्जाम्पल फिगर 3000 रुपये मान के चलता हूँ कि 3000 रुपये ट्यूशन फीस है क्लास की, किसी भी, मान लो फर्स्ट क्लास की ट्यूशन फीस 3000 रुपये है, तो मैं 3000 रुपये का एक एग्जाम्पल फिगर लेकर चल रहा हूँ। तो अगर 3000 रुपये का ट्यूशन फीस है तो 3000 × 12 = 36,000 रुपये का आप क्लेम डाल रहे हैं। अगर ट्यूशन फीस 2500 रुपये है तो आप 2500 × 12 का क्लेम डालेंगे, वो 30,000 रुपये बनेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो बात हो रही है स्कॉलरशिप की, ये क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए है। KG और नर्सरी वाले बच्चे स्कॉलरशिप स्कीम में नहीं आते, इसका ध्यान रखें। अभी जो हम बात कर रहे थे जनरल एडमिशन, EWS एडमिशन, वो KG, नर्सरी और 1st का था। लेकिन अब जो हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें 1st क्लास से लेकर 12 क्लास तक का है। इसमें KG और नर्सरी क्लास EWS के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें, 1st क्लास और उसके आगे ही स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जब भी जो आपके फॉर्म भरने की बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके अंदर आपको स्कूल का एक फ़ी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो सारे स्कूल जहाँ पे आप फ़ी सबमिट कर रहे हैं, फ़ी सबमिट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो आपको जब आप मार्च तक की फ़ीस भर देंगे, मार्च तक की फ़ीस आप चाहे मार्च में भरें तो मार्च में आपको सर्टिफिकेट बना के मिल जाएगा। आप मांगने पे मिलता है वो, जब आप बोलेंगे कि मुझे फ़ी सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए चाहिए तो वो बना के आपको दे देंगे। मार्च में अगर आप मार्च तक का फीस भर रहे हैं तो मार्च में आप अपना उनसे 12 महीने का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, फी सर्टिफिकेट, उसमें प्रिंसिपल के स्टैम्प होते हैं, साइन होते हैं। वो सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींच के उसमें अटैच करनी होती है, ये ध्यान रखें। लेकिन मार्च में स्कॉलरशिप भरा जा रहा है तो मार्च में आप अपना भर सकते हैं। अगर आपने फरवरी में मार्च तक का फीस जमा कर दिया तो फरवरी में, अगर आपने मार्च तक का फीस जमा कर दिया तो फरवरी में ये सर्टिफिकेट उनसे ले सकते हैं। आप फरवरी में ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने जनवरी में ही किसी स्कूल में आपने मार्च तक की फीस जमा कर दी तो जनवरी में भी आप उनसे 12 महीने का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। मतलब लॉजिक ये है कि आपको 12 महीने का फीस जमा करने के बाद आपने स्कूल से 12 महीने का फीस सर्टिफिकेट लेना है। बिटवीन क्लास 1 से लेकर 12 की बात हो रही है, इसमें KG और नर्सरी शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। कन्फ्यूज़न कोई रखने के माइंड में ज़रूरत नहीं है। 1st क्लास से 12 क्लास तक का फीस जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च जब तक भर देते हैं, उस टाइम आप उनसे फीस सर्टिफिकेट मांग लें। फीस सर्टिफिकेट स्कूल दे देगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा हुआ है। उसके बाद आएगा लास्ट रिजल्ट। लास्ट रिजल्ट यानी कि अगर हम इस जनवरी में फॉर्म भरने की बात करें, अगर आप जनवरी 2024 में फॉर्म भर रहे हैं तो लास्ट रिजल्ट का मतलब है जो आपने मार्च 2023 में जो आपको रिजल्ट मिला था, लास्ट क्लास का रिजल्ट। ठीक है जी, लास्ट क्लास का रिजल्ट आपने उसके साथ अटैच करना है। उसमें मार्क्स का भी ध्यान रखना होता है कि मार्क्स 50% से कम ना हो। अगर 50% से कम है बच्चे की मार्क्स तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसलिए 50% प्लस मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है।
अगर 50% प्लस का मार्क्स है और ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगा के आपने फॉर्म भर दिए और ठीक ठाक से फॉर्म भर दिए, कोई उसमें मिस्टेक नहीं करी आपने, तो फॉर्म अप्रूव हो जाएंगे और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और इसमें आधार कार्ड भी दोनों के चाहिए होते हैं, बच्चे का और मदर का। अप्लीकेंट अगर मदर के नाम से फॉर्म भरा जा रहा है तो मदर का आधार कार्ड भी चाहिए होगा, और फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है तो फिर आपके रेजिडेंस प्रूफ में फादर का आधार कार्ड भी चाहिए होगा। और अगर आप रेजिडेंस प्रूफ में बच्चे का आधार कार्ड लगा रहे हैं और उसमें आपके रेजिडेंस का एड्रेस प्रूफ है, सेम एड्रेस लिखा हुआ है, तो भी बच्चे के साथ आप फादर का आधार कार्ड लगा सकते हैं। फादर का, मदर का, बच्चे का, ये तीनों आधार कार्ड आपको वहाँ पे भी चाहिए होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए नहीं है जो EWS में पढ़ रहे हैं। EWS में पढ़ने वाले बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उनको स्कूल से फीस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और जब स्कूल से जब तक फीस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई साइबर कैफे वाला आपका फॉर्म नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें एक स्कूल के आईडी पे एक स्कूल की आईडी सेलेक्ट करनी होती है कि आपने स्कूल का फीस कौन से स्कूल में जमा किया है। फिर वो उस स्कूल के पास जाता है वेरीफाई करने के लिए कि आपने इतना फीस लिया है तो आप इसको वेरीफाई करो। स्कूल के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, स्कूल लिखता है कि यस हमने लिया है, या लिखता है नो हमने नहीं लिया है। स्कूल ने अगर यस कर दिया कि हमने लिया है तो वो आपका ओके हो जाएगा। स्कूल ने अगर नो कर दिया कि नहीं हमने नहीं लिए हैं फीस, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें आपको जो फीस सर्टिफिकेट स्कूल देता है वो भी फोटो खींच के उसमें लगाने होते हैं। साइबर कैफे वालों को पता होता है, वो उसको फोटो खींच के अटैच कर देते हैं। आधार कार्ड भी फॉर्म भरवाते टाइम आप ओरिजिनल लेके जाएं, वो साइबर कैफे वाला ओरिजिनल आधार कार्ड आपका फोटो खींच के अटैच कर देगा। वो आपका रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ की जगह रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ अटैच करेगा, आईडी की जगह आईडी अटैच करेगा, मार्कशीट की जगह पे मार्कशीट अटैच करेगा, और उसमें फीस सर्टिफिकेट की जगह फीस सर्टिफिकेट अटैच करेगा, कास्ट सर्टिफिकेट की जगह कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करेगा। उसमें सब अलग अलग अटैचमेंट होते हैं। वो अटैच करके फॉर्म ठीक ठाक से भर के आपको एक रिसिप्ट निकाल के देगा। जो रिसिप्ट आपको वो साइबर कैफे वाला देता है, वो आपने फोटोकॉपी करा के उस स्कूल के एडमिशन काउंटर पे जाके सबमिट कराना होता है। या फिर एडमिशन काउंटर का आपके पास कोई व्हाट्सअप नंबर है तो आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, उसका फ़ोटो खींच के उस स्कूल को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि वो जब रिइंबर्समेंट के टाइम में आए तो जो भी प्रॉब्लम है वो उसको आपसे डिस्कस करके और उसको क्लियर कर सकें। क्योंकि जिस टाइम रिइंबर्समेंट के लिए आता है उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक मोबाइल नंबर भरा जाता है। वो जो मोबाइल नंबर भरेंगे वो मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल को भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसी मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेगा। एजुकेशन ऑफिस को प्रॉब्लम आएगी तो वो उसी मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेगा। SC/ST वेलफेयर ऑफिस को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी आपको उसी मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेगा जो मोबाइल नंबर आपने भर रखा है। वो एक ही मोबाइल नंबर भरा जाता है, इसलिए उसमें भी आपने परमानेंट मोबाइल नंबर भरना है। वो मोबाइल नंबर आपने बंद नहीं करना है। अगर आपने बंद कर दिया, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपको फॉर्म भरने के बाद भी आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप उस बच्चे के रिजल्ट पे ध्यान रखें। रिजल्ट में दो कंडीशन होती है, एक तो 50% मार्क्स होने चाहिए और दूसरा 70% स्कूल में अटेंडेंस होना चाहिए। स्कूल में अटेंडेंस 70% है, रिपोर्ट कार्ड में दिख रहा है। मार्क्स 50% रिपोर्ट कार्ड में दिख रहा है। स्कूल का सर्टिफिकेट जो आपने दिया है वो ऑनलाइन आपने अटैच करवा दिया है, वो दिख रहा है, तभी केस अप्रूव होता है। अगर ये अटैचमेंट आपने नहीं लगाए या अटैचमेंट नहीं दिख रहा तो आपका केस अप्रूव नहीं होगा। ये सारे अटैचमेंट दिखने चाहिए। फिर जिस स्कूल के तो उसमें आपने फॉर्म भरवा रखा वो फिर स्कूल अप्रूव करेगा। फिर एजुकेशन ऑफिस को भी साइट पे दिखना चाहिए, एजुकेशन ऑफिस को भी वो फीस सर्टिफिकेट दिखना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट दिखना चाहिए, आधार कार्ड दिखना चाहिए, और फिर उसमें जो आपने फीस सर्टिफिकेट 12 महीने का लगाए हैं वो सब दिखना चाहिए, मार्कशीट भी दिखना चाहिए। जब एजुकेशन ऑफिस को ये सारी चीज़ें दिखेंगी तब एजुकेशन ऑफिस इसको आगे अप्रूव करेगा। उसके बाद SC/ST वेलफेयर ऑफिस में वो वहाँ पे उनका अलग प्रोसीजर होता है, वो अपने प्रोसीजर से उसको वेरीफाई करते हैं, ओके करते हैं। जब सब लोग ओके करेंगे, इन सारे प्रोसेस में 8-10 महीने लग जाते हैं और 8-10 महीने बाद आपके पास आपके अकाउंट में वो सारे पैसे आ जाते हैं। लेकिन अब मैं फिर से आपको ये 3 नंबर पॉइंट की बात करूं, इस 3 नंबर पॉइंट का अभी जो हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 1 और 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया नर्सरी, KG और फर्स्ट के एडमिशन का।
अब हम जो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप में क्लास 1 से 12 तक का है और इसमें उन पिछले दोनों पॉइंट से कोई लिंक नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और एक दूसरे पॉइंट को कंफ्यूज ना करें। बेशक अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो वीडियो को 3 बार देखें, अलग अलग से इसको समझें, माइंड में कोई कंफ्यूजन ना पालें, क्योंकि कंफ्यूजन पालेंगे तो फिर आप उसके प्रोसेस को ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखें, ये जो फॉर्म भरे जाते हैं इनमें एडिट का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए फॉर्म ध्यान से भरें, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, एक्सपीरियंस साइबर कैफे वाले से भरवाएं। और मेरी रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी कि मैटर चूँकि फाइनेंशियल है, अगर आपका केस अप्रूव नहीं होता है तो आपका लॉस होगा, चाहे 30,000 का लॉस हो स्कॉलरशिप में, चाहे 40,000 का लॉस हो, चाहे 48,000 का लॉस हो, पर लॉस तो लॉस होगा ना, तो नुकसान होगा। तो इतने के लिए 200-300 रुपये का अगर साइबर कैफे वाला लेता है तो अपने एक्सपीरियंस के पैसे ले रहा है, उस एक्सपीरियंस का सम्मान करें और उससे फॉर्म भरवाएं ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर अप्रूव नहीं होगा तो। और नॉर्मली सबके केस अप्रूव नहीं होते हैं, 10 में से एक आध फॉर्म रिजेक्ट होते ही होते हैं। कभी फॉर्म गलत भरने की वजह से रिजेक्ट होते हैं, कभी मार्क्स 50% ना होने की वजह से रिजेक्ट होते हैं, और कभी कुछ ना कभी कुछ कभी कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ उसके लिए रिजेक्ट होते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ठीक से भरना, केयरफुली भरना, और अपना फ़ोन नंबर जो दें वो फ़ोन नंबर चालू होना चाहिए ताकि किसी को भी प्रॉब्लम आए तो वो आपसे फ़ोन करके बात कर सके। और वो फ़ोन नंबर पे प्रॉपर रिस्पांस भी आपने देना है। जब केस अप्रूव होता है, स्कूल अप्रूव करेगा तो आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, उसी मोबाइल पे। और अगर फिर एजुकेशन ऑफिस में गया और वहाँ से अप्रूव नहीं हुआ तो वो फिर वापस भेज देते हैं स्कूल के पास रीवेरिफिकेशन के लिए। रीवेरिफिकेशन के लिए वो भेजेंगे तब भी आपको मैसेज आएगा, स्कूल रीवेरीफाई करेगा तो भी फिर आपको मैसेज आएगा। तो आप अपने मैसेजेस का ध्यान रखें। अगर फॉर्म जाके वापस आ रहा है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो सारी चीज़ें ठीक से नहीं भरी गई हैं। तो इसलिए फॉर्म बार बार जाके एजुकेशन ऑफिस से वापस आता है रीवेरिफिकेशन के लिए। कभी रीवेरिफिकेशन होता है उसका, कभी फिर री-स्क्वायर वेरिफिकेशन होता है उसका। अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है तो उसमें कई बार केस फिर रिजेक्ट भी हो जाते हैं आगे जाके। और रीवेरिफिकेशन, री-स्क्वायर वेरिफिकेशन के बाद कई बार जब ये सब होके जाता है आगे फॉर्म, तो वो स्क्रूटनी में चला जाता है और फिर वो कई बार रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फॉर्म भरें वो केयरफुली भरवाएं, एक्सपीरियंस बंदे से भरवाएं और अपना नुकसान ना करें। और ये पॉइंट नंबर 3 की जो हमने बात करनी थी वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह अभी हमने 3 अलग अलग पॉइंट को समझा है। 3 अलग अलग पॉइंट में पहला पॉइंट था जनरल एडमिशन नर्सरी, केजी और फर्स्ट के लिए। दूसरे पॉइंट में हमने समझा ईडब्ल्यूएस एडमिशन नर्सरी, केजी और फर्स्ट के लिए। तीसरे पॉइंट में हमने समझा दिल्ली गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप स्कीम SC, ST, OBC कास्ट सर्टिफिकेट होल्डर बच्चों के लिए, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ है उनके लिए। और ये अप्लीकेबल क्लासेस हैं क्लास 1 से लेके 12। इसमें केजी नर्सरी नहीं आते। केजी नर्सरी अप्लीकेबल नहीं होता है स्कॉलरशिप के लिए, कृपया ध्यान रखें। अब इसके बाद आता है फॉर्म कब खुलेंगे, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म कब खुलेंगे, कैसे पता लगेगा कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्म खुल गया। आप एक काम करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जिस दिन ईडब्ल्यूएस का फॉर्म खुलना होगा मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको टाइमली वो वीडियो दिख जाएगा और फिर आप अपना ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर सकते हैं टाइमली। इसी तरीके से स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी के आसपास भरा जाता है। आप साइबर कैफे वाले भैया से पता कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। और उसमें एक कंडीशन होता है कि जिस दिन आप मार्च तक की फीस स्कूल को पे करेंगे उसी टाइम आप उसका फीस सर्टिफिकेट ले पाएंगे। तो जब आप जनवरी में मार्च तक का फीस जमा कर देंगे तो उसका फीस सर्टिफिकेट मांग लें जनवरी में ही, या फरवरी में भर रहे हैं तो फरवरी में मांग लें। लेकिन साइबर कैफे वाले से पता कर लें फॉर्म कब तक भरा जाएगा,
क्योंकि एक्चुअल डेट साइबर कैफ़े वालों को पता होता है और कब है क्या है वो साइबर कैफ़े वाले एग्जैक्ट डेट आपको बता देते हैं, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, वो भरते रहते हैं, तो इसलिए वो आपको सही डेट गाइड कर देंगे, तो वो जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी होगी तो मैं और वीडियो बना दूंगा इससे रिगार्डिंग जो भी है। और बाद बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको टाइम पे ये वीडियो मिल जाएंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। इन्फॉर्मेशन के ही बेनिफिट्स हैं आज के डेट में। जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है इस स्कॉलरशिप की, वो तो स्कॉलरशिप ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो आज फीस नहीं भर पा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो ना फीस भर पा रहे हैं और ना स्कॉलरशिप ले रहे हैं, दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। वही स्कॉलरशिप लेके फीस भर दें तो उनकी वो टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे की आराम से पढ़ाई चलती रहेगी। लेकिन आज क्या है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए अगर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कोई स्कॉलरशिप की ज़रूरत ना भी हो और जिसको ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंदों को आप ये वीडियो ट्रांसफ़र कर दें और वीडियो फॉरवर्ड करके आप उनको बताएं कि इस वीडियो को देखो और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। तो आप जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बेसिकली ये सरकार की स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वो इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि जो इंटाइटल हैं और उनको रिक्वायरमेंट है पर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उनको प्लीज़ इन्फॉर्म करें और इन्फॉर्म करके उनकी प्रॉब्लम का समाधान दें, उनके प्रॉब्लम का सलूशन दें, ताकि वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलें। अब हम बात करेंगे कंक्लूज़न का। ये तीन अलग अलग फील्ड के हमने डिस्कस किए हैं, इनको आपस में एक दूसरे के साथ क्लब ना करें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके लिए कोई भी स्कीम अप्लीकेबल है, चाहे जनरल एडमिशन की स्कीम अप्लीकेबल है, चाहे EWS वाली स्कीम अप्लीकेबल है, चाहे स्कॉलरशिप की स्कीम अप्लीकेबल है, तो आप इस वीडियो को 3 बार देखें और अलग अलग से चीज़ें समझें। अब ये तीनों इकट्ठा बनाने का क्या मतलब है? इकट्ठा बनाने का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या एडेड स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपके स्कूल का फीस 6th क्लास में जाके 2000 हो जाए या फिर 9th 10th में जाके 2000 रुपये हो जाए, तो रीइंबर्समेंट आपको 2000 का मिलना है। और अगर प्राइवेट अनएडेड स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे अगर आपका फीस 4000 है तो आपको रीइंबर्समेंट 4000 का मिलना है। तो ये इकट्ठा बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो पेरेंट परेशान रहते हैं कि नहीं हमें तो एडेड स्कूल में एडमिशन कराना है, हमें तो उस स्कूल में एडमिशन कराना है, यहाँ के फीस हम भर नहीं पाएंगे, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप अनएडेड स्कूल में पढ़ाने के बाद भी अपना फीस का रीइंबर्समेंट दिल्ली सरकार से ले सकते हैं। दिल्ली सरकार की स्कीम है उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको टेंशन इस बात की लेनी चाहिए कि हम बच्चे को ध्यान से पढ़ाएं ताकि वो 50% प्लस नंबर ले आए। अटेंडेंस स्कूल में 70% से ज़्यादा उसका होना चाहिए। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही, आप उसको फॉर्म भर दोगे और उससे आप अपना वो रिइंबर्समेंट करा लोगे। बस आपने सिर्फ बच्चे के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखें और बाद बाकी अगर आपको फीस दे के प्राइवेट अनएडेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली सरकार की स्कीम है, आप उसका बेनिफिट लेके और अपने लोड को कम कर सकते हैं। तो मेन लॉजिक ये है कि बच्चे के पढ़ाई पे ध्यान दें। बहुत सारे लोग EWS के चक्कर में लगे रहते हैं। अगर EWS में एडमिशन नहीं मिला तो हम जनरल में एडमिशन नहीं कराएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जनरल में एडमिशन कराओ आराम से, नर्सरी KG पढ़ाओ आराम से, पढ़ाने पे बच्चे को ध्यान दो। फर्स्ट क्लास के बाद आपका स्कॉलरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा और स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भरवा सकते हो और उसका रिइंबर्समेंट ले सकते हो। अब जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आपने अपने नियरेस्ट स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, रिकॉग्नाइज स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, स्कूल का सिलेक्शन ध्यान से करना है। स्कूल सिलेक्शन के लिए एक वीडियो मैंने लिंक में दे रखा है, आप उस सिलेक्शन के लिए वो आप वीडियो देख लें, स्कूल सेलेक्ट कैसे करें। और इस टाइम एडमिशन के टाइम पे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है पेरेंट्स के माइंड में, क्या करें क्या ना करें, ऐसे करें वैसे करें कैसे करें।
तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, इन बातों को समझो, और प्राइवेट और एडेड स्कूल में भी अगर आप एडमिशन करा रहे हो तो वहाँ से भी आपका कोई नुकसान नहीं है। अब हम फाइनली एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करना चाह रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे का EWS में हमने फॉर्म भर दिया तो और नाम आया नहीं, तो हम क्या करें, एडमिशन करा लें ना कराएं? देखो जी, इसमें क्या है, अगर आपका बच्चे का नाम EWS में आया नहीं आया, आपका मनपसंद स्कूल जो है वो प्राइवेट और एडेड स्कूल है, वहाँ फीस लग रहा है, आपने उसका एडमिशन करवाना है, करवाने का आपका मन है, आप एडमिशन करवा दो। लेकिन बस इतनी सी बात है, जब आप जनरल में भी एडमिशन करा लेते हो स्कूल में आपका बच्चा प्राइवेट और एडेड स्कूल में आपने जनरल में एडमिशन करवा दिया, तो आपने वहाँ पे आपने फीस भरना है, जनरल में एडमिशन करवाया तो। लेकिन जिस दिन उसका नाम EWS में आ जाएगा, जिस दिन भी EWS में उसका नाम आ जाएगा, आपने क्या करना है, आपने स्कूल को जाकर बताना है कि हमारा नाम EWS में आ गया और इसी स्कूल में आया है। बेशक उसी स्कूल में नाम आ जाए तो स्कूल उसको इमीडिएटली उसी दिन या फिर 1 से 2 दिन के अंदर, ज़्यादातर स्कूल तो आधे घंटे में कर देते हैं, तो आधे घंटे में ही ज़्यादातर आप मान के चलो कि स्कूल उसको इमीडिएटली EWS में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके जिस दिन आपने स्कूल को इन्फॉर्म किया, उस दिन के पहले का जो भी फीस है वो तो आपको देना होगा, और उस दिन के बाद का जो फीस है वो आपका नहीं लगने वाला, वो आपका इमीडिएटली उसी टाइम से फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। तो इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन ना पालें कि हमने जनरल में एडमिशन करवा दिया तो हमारा बच्चे का नाम EWS में आएगा तो क्या होगा। आएगा तो उसी दिन से, जिस दिन आप स्कूल को इन्फॉर्म करोगे उसी दिन से वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको कई बार नहीं पता चलता, लेकिन स्कूल में नाम आ गया, जब स्कूल वो उनको फाइंड करेगा, आपको फ़ोन पे कॉल करेगा और आपको बताएगा कि आपका नाम EWS में आया हुआ है, तो आपको तो पता है कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है, स्कूल को तो नहीं पता कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन से बच्चे का नाम आ रहा है EWS में। तो जब भी आपको पता, स्कूल आपको बताता है या डायरेक्टरेट का कोई फ़ोन आता है कि आपके पास, डायरेक्टरेट का कोई मैसेज आता है कि आपका बच्चे का नाम फलाने स्कूल में EWS में चला गया, आप स्कूल को बताओ या स्कूल आपको बताए। जैसे स्कूल को पता लगेगा कि आपका नाम EWS में आ गया है, तो उसी दिन स्कूल कन्वर्ट कर देता है EWS में आपके बच्चे का नाम, और उस दिन से आगे की, उस दिन के बाद की सारी फीस फ्री हो जाती है। उस दिन के बाद उसके आगे जो आपको बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह मिलने हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो आपका फीस था, जो आपने जमा कर दिए हैं, वो फीस वापस नहीं होते। वो तो फिर जो जनरल में आपने एडमिशन कराए थे तो जनरल के अकॉर्डिंग रहता है, और जिस दिन आपका नाम EWS में आ गया उस दिन से आगे EWS में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम दूसरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि बच्चे का नाम EWS में नहीं आया, तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपना फीस देकर पढ़ाते रहो। फर्स्ट क्लास के बाद, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक EWS में नाम नहीं आया तो क्या हुआ, आप उसकी फीस की रिइंबर्समेंट दिल्ली सरकार से लेते रहो। वो सारे रिइंबर्समेंट का केस मैंने बना दिया। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये आपस में अपने आप लिंक होंगे, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक नहीं करना है, क्योंकि इसके इंफॉर्मेशन को उसके साथ, उसके इंफॉर्मेशन को इसके साथ लिंक करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। तो ये तीनों वीडियो एक साथ बनाने का मतलब ये है कि आगे जाके अगर आप प्राइवेट और एडेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे का फीस देकर पढ़ा रहे हैं, EWS में नाम नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसमें दिल्ली सरकार के स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए ये तीनों वीडियो को एक साथ बनाए गए हैं ताकि आपको सारी जानकारी एक साथ मिल सके। और चूंकि डॉक्यूमेंटेशन, स्कूल सिलेक्शन वो एक अलग प्रोसीजर है, इसलिए उसके वीडियो मैंने पहले बना दिए थे और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसके बारे में जानना चाहें तो उसके लिंक को वो करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये एक बार में अगर आप सिर्फ इन वीडियो देख लेंगे तो आपको हो सकता है कि ये क्लियर ना हो, क्योंकि इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे फील्ड एक दूसरे से टच करते हैं। तो इसको आपने ठीक से 2 बार 3 बार भी इस वीडियो को देखना है ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को ठीक से अलग अलग समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया, इन्फॉर्मेशन लिया, और इन्फॉर्मेशन ही पावर होती है आज के डेट में। इन्फॉर्मेशन ही IQ लेवल डेवलप करता है, इन्फॉर्मेशन ही पावर होती है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन लेने में कोई कंजूसी ना करें। जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको लेना चाहिए, और जो लोग इसके लिए इंटाइटल हैं उसको आपने ये वीडियो फॉरवर्ड भी करना चाहिए,
और उसको भी बेनिफिट मिले तो ये अच्छी बात है। सवाल ये है कि उसमें अपना तो कोई नुकसान नहीं है ना, दिल्ली सरकार दे रही है। अगर दिल्ली सरकार दे रही है तो उसका फायदा अगर कोई बंदा ले रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए कि आपकी वजह से अगले बंदे को फायदा मिल रहा है। तो जो सरकारी स्कीम है उसका फायदा अगर कोई ले सकता है, कोई किसी के लिए अप्लीकेबल है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और उनको बोलें कि इसको ध्यान से देखें और उसके अनुसार अपना बेनिफिट लें। आपको बेनिफिट हो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको फायदा हो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को ठीक से समझें और अपना जो भी फॉर्म है, एक बार जो भी फॉर्म भरा जा रहा है उसको ध्यान से एक बार एक्सपीरियंस साइबर कैफे वाले से भरवाएं, उसको एक बार क्रॉस चेक करें, उसके बाद उसको सबमिट करें। क्योंकि जो भी फॉर्म एजुकेशन ऑफिस के साइट पे भरा जाए या फिर स्कॉलरशिप के साइट पे भरा जाए, इनमें कहीं पे भी कोई एडिट ऑप्शन नहीं होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप जो फॉर्म भरवा रहे हैं उसको क्रॉस चेक कर लें। अगर आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते तो साइबर कैफे वाले भैया को बोल दें कि भैया एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर नाम आ गया और मेरा केस रिजेक्ट हो गया तो मैं फिर आपको पकड़ लूँगी या मैं फिर आपको क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊँगी। तो जब आप इस तरीके से एक बार उसको थोड़ा सा एक बार बोल दोगे तो उसको थोड़ा सा वो हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो चेक कर लेगा। अब एक बार अगर आपने रिमाइंड करा दिया तो अगला बंदा चेक कर लेगा। अगर कहीं कोई फॉर्म भरने में या अटैचमेंट में कोई एरर रह गया है, कोई गलती रह गई है तो उसको सुधार देगा। सुधार के वो बोल देगा कि हाँ जी अब मैंने ठीक कर दिया, अब मैंने चेक कर लिया, अब सब कुछ ठीक है, अब मैं इसको अपलोड करूँ। तो फिर आप उसको आराम से अपलोड करा दो। कोशिश करो कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो बच्चे के फादर को साथ में लेके जाओ, या अगर आप फादर हो, आप जा रहे हो फॉर्म भरवाने तो बच्चे के मदर को साथ में लेके जाओ। उससे ये होता है कि अगर आपने कोई पॉइंट लूज कर दिया, वो ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे का मदर ध्यान दे देगी। अगर बच्चे के मदर ने उसको ध्यान नहीं दिया तो बच्चे का फादर ध्यान दे देगा। अगर 2 आदमी गए हो फॉर्म भरवाने के लिए तो मैं नहीं समझता कि कोई मिस्टेक उसमें रह पाएगा। और अगर आपने साइबर कैफे वाले को रिमाइंड करा दिया एक बार दोबारा चेक करने के लिए फाइनल सबमिट से पहले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एरर रहेगा, कोई मिस्टेक रहेगा और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आप इसका वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएं और हमारी इच्छा यही है कि आप अपना बेनिफिट उठाएं और इन्फॉर्मेशन आप अपनी बढ़ाएं और बेनिफिट उठाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।